अब यहाँ पे आपको वो स्केल नज़र आ रही है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आपने एक गलत किया है तो वेरी गुड। अगर आपने 2 गलत किए हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस गुड के कैटेगरी में है। अगर आप 3 गलत किए हैं तो एवरेज हैं। अगर आपने 4 गलत कर दिया तो आपकी पढ़ाई बिलो एवरेज है। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। कम से कम एक काम तो सही करके जाओ, नहीं तो ऊपर जाओगे भगवान पूछेंगे कि कोई अच्छा काम किए हो तो क्या जवाब दोगे। कम से कम एक चीज़ तो कहोगे ना कि मैंने मनु सर की वीडियो शेयर किए थे, तो उससे कुछ पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। चलिए डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिल्कुल फ्रेश और नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है द कोड ऑन वेजेज 2019। अब ये जो वीडियो है किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये डिटेल में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा आगे जब हम इसका कंटेंट डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट एक दो एग्ज़ाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। वो एग्ज़ाम है रिलेटेड टू जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है आपका डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ क्लास 1, जिसका ये सिलेबस है, जिसके सिलेबस में इसका पोर्शन है। बेसिकली ये पूरा सिलेबस है 100 मार्क्स का होता है, बट इसमें और भी काफ़ी सारे रूल एंड एक्ट्स हैं बेसिकली, तो उसमें से ये एक है। चूँकि नया है, रिसेंटली आया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांसेस बनते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि ये वाली जो पोस्ट है इस बार के एडवर्टीजमेंट में, इस बार की कैलेंडर में नहीं है। इस बार के कैलेंडर में है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर क्लास 2 की पोस्ट, तो इसका भी सिलेबस ये रहने वाला है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और भी हो सकता है जीपीएससी के एग्जाम्स हो जिनको मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वही देखता हूँ। हो सकता है नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। इस जो वेज कोड है इसकी ज़रूरत क्या थी, कितने टाइप्स के ये होते हैं, और क्या क्या कंसर्न है इसको लेके। जब ये लाया गया था तो क्या क्या क्वेश्चन उठाए गए थे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू के साथ मैंने यहाँ पे एक परफॉर्मेंस स्केल भी बनाया हुआ है, ताकि आप खुद को जज कर पाओ कि जो फंडामेंटल आपने अभी पढ़ा, जिसको आपने अभी समझा, अगर उस पर एकदम से न्यू एमसीक्यू बनाए जाते हैं जिसको आपने पहले शायद कहीं देखा है, मतलब नहीं देखा है, तो आप कितना सही कर पाते हो, खुद को जज कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना कंसंट्रेट करके आपने सुना है, कितना चीज़ें आपको याद हैं, कितना चीज़ें आपको भूल गई, या फिर सारी चीज़ें याद हैं तो क्या उस पर एमसीक्यू को आप सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे एमसीक्यू जो आपको मिलेंगे लास्ट में, ज़्यादा नहीं है, 7 हैं, बट वो 7 के 7 एमसीक्यूज़ मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म है इसके अलावा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहेंगे जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। हाँ, वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @मनु एकेडमी पे मिल जाएगी। तो ये तो रहा बेसिक बैकग्राउंड। थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा इसलिए क्योंकि पहली वीडियो थी। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई ऐसे वेजेस कोड का क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो एक डाटा आप समझ लो, हमारे देश में अराउंड टू अराउंड कुछ 60 करोड़ से लेके 65 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अगर हम उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे 10-20 एम्प्लॉई हैं, अब वहाँ पे क्या होगा, फोर्स लेबर को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं कि सैलरी देना है। क्योंकि हमारे देश में वर्कर बहुत ज़्यादा हैं और काम कम है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है यहाँ पे फोर्स लेबर हो। चूँकि एक्सेस अमाउंट में वर्कर हैं तो कंपनी वाले कह सकते हैं, या फिर जो भी एम्प्लॉयर है वो कह सकता है कि भैया हम तो आपको इतना ही पैसे देंगे, करना हो करो या ना करो। और हो सकता है वो पैसा इतना कम हो कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है उससे वर्कर का वही फुलफिल ना हो पाए। एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझ में आएगा इसको पढ़ने के बाद, कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, या फिर आप कह सकते हो जॉब्स की कमी है, या फिर वेजेज की प्रॉब्लम है। क्या जॉब्स कम हैं या जॉब्स हैं उनमें पैसा नहीं मिलता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट जो हमारा वेजेस कोड है ये रेगुलेट करता है आपके वेजेस को, बोनस को
किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडस्ट्री बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सब जगह के लेबर पे ये इक्वली अप्लाई होता है। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो पूरी इंडिया में ये यूनिफॉर्मली वैलिड है, अप्लाई होगा, पूरे देश में अप्लाई होगा, ठीक है। अब इससे पहले क्या कोई लॉ नहीं थे इसको रेगुलेट करने का? तो जवाब है कि थे, बट कई सारे थे। और कितने पुराने हैं आप देखो, एक आया था जो द पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। कितने पुराने हैं भाई। पेमेंट एक्ट भी पुराना है, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। अब पेमेंट के कई सारे सिस्टम बदल गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कैश में पेमेंट तो देते हैं, पेपर पे दिखाएंगे कुछ और बाद में वापस मांग लेंगे। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसको डिजिटलाइज किया कि भाई उनके अकाउंट में डालो, हालांकि वहाँ से भी लोग वापस लेते हैं, बट थोड़ी ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो बहुत ज़रूरत होती है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप अपने एक्ट एंड बिल्स जो पहले से लागू हैं, जो रूल्स और लॉज चल रहे हैं, उनमें भी रिफॉर्म्स करो। तो ये बहुत पुराने हैं। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ये भी काफ़ी पुराना था, इसको भी चेंज करना था। और जो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, इसका मतलब बेसिकली ये था कि जेंडर इनइक्वलिटी ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि फीमेल को सेम काम के लिए कम पैसे दिए जाए, मेल को ज़्यादा पैसे दिए जाए। ऐसा पहले बहुत होता था, अब भी होता है, अब लॉ है तो भी होता है। तो उसके लिए ये लेके आया गया था 1976 में कि अगर सेम पोस्ट पे मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों के वेजेज सेम होना चाहिए। बट इसका एक ड्रॉबैक भी हुआ कि फिर कंपनीज वालों ने क्या किया कि सेम काम के लिए फिर वो कहे कि जब सेम पैसा देना है तो फीमेल क्यों हायर करें, मेल हायर करना स्टार्ट कर दे कि फीमेल को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिक्रूटमेंट में जेंडर इनइक्वलिटीज आने लगी, तो उसको भी सुधार करना था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप कहोगे कि ये इतना पुराना है तो क्या इसमें सुधार होता ही नहीं था, सरकार बीच में कुछ नहीं करती थी? जी ऐसा नहीं है, सरकार करती है, बीच बीच में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट आते रहते हैं, बट अब उससे काम नहीं चल रहा था क्योंकि ये सदियों पुराने हो गए थे। तो अब पूरी तरीके से रिफॉर्म करना था। तो हमारा जो ये बिल जो कोड है, बेसिकली ये जो चारों यहाँ पे आपको लॉज नज़र आ रहे हैं, इनको मर्ज करके बना दिया गया है। पहले ये सारी चीज़ें 4 लॉ से गवर्न होती थी, अब 1 लॉ से गवर्न होंगी। दूसरी बात और आपको समझनी है कि ये जो लेबर से रिलेटेड लॉज होते हैं ना, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। आगे शायद मैंने मेंशन भी किया होगा। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ सेंट्रल लिस्ट होती है, मतलब वो सेक्टर जिससे रिलेटेड केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। फिर स्टेट सेक्टर होता है जिसमें केवल स्टेट रूल बना सकती है, जैसे पुलिस से रिलेटेड रूल हुए स्टेट बनाती है, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड रूल्स हो गए उसमें कोई स्टेट काम नहीं कर सकता। स्टेट मतलब हम राज्य की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है अगर फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर है तो। उसी तरीके से एग्रीकल्चर, जिसको लेके पिछले साल बहुत बवाल हुआ था, वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में है। उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो उसी तरीके से जो हमारे लेबर से रिलेटेड लॉज हैं ये भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, दोनों लोग बना सकते हैं। अब कहोगे इतनी लंबी चौड़ी भैया स्टोरी क्यों सुना रहे हो? स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। गुजरात में मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस होगा 200 रुपये, पंजाब में चल रहा है 100 रुपये, और महाराष्ट्र में चल रहा है 250 रुपये। तो अब लेबर कहाँ माइग्रेट करेंगे? सारे लेबर तो जाना चाहेंगे ना महाराष्ट्र में, कि चलो महाराष्ट्र में वहाँ पे मिनिमम वेजेस 250 मिलता है, बढ़िया है, सब लोग वहीं जाना चाहेंगे। बाकी स्टेट में कोई जाना ही नहीं चाहेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं, हर स्टेट का अपना अपना जियोग्राफी है, हर स्टेट में लिविंग स्टैंडर्ड की अलग कॉस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटी थी। नेशनल लेवल पे हमारे पास कुछ नहीं था मिनिमम वेजेज को लेके, तो इसके लिए भी इसको रिफॉर्म करना था ताकि हमारे देश में एक मिनिमम वेजेस डिफाइन हो पाए सारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है, एक नया वेज इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है, सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। यहाँ पे कवरेज की बात किया जा रहा है, तो ये कोड सारे एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, जैसे कि रेलवे हो गया, माइंस हो गया, ऑयल फील्ड हो गया। बाकी जो सेक्टर हैं उससे रिलेटेड जो मिनिमम वेजेस का रूल है वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अब उसमें भी थोड़ा सा लूप फॉल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कितना कम रख सकते हैं या कितना ज़्यादा रख सकते हैं। आगे चीज़ें आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हालांकि जब हम एक्ट में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे डिफिनीशंस दिया गया है कि वेज क्या होता है, वर्कर क्या होता है, कंपनी क्या होती है। मोटर व्हीकल एक्ट जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो जो पहला चैप्टर होता है प्रीलिमिनरी, वहाँ पे डिफिनीशंस दिया गया रहता है।
तो यहाँ पे वेज में जो वेजेस होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस और भी कोई चीज़ें आपको दिया जा रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो आपका बोनस है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बोनस या फिर कोई ट्रेवलिंग अलाउंसेज हुआ, इस टाइप के कुछ एडिशनल चीज़ें आपको दिया जा रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ हुआ, आपके बच्चों के एजुकेशन का पैसा दिया जा रहा है तो वो मिनिमम वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। मिनिमम वेजेस कैसे डिफाइन करते हैं वो आगे हम समझेंगे। अभी के लिए आप ये जान लो कि वेजेस क्या होता है, आगे हम टाइप्स ऑफ वेजेस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया नाम के साथ ही कि टाइप्स ऑफ वेजेस क्या होते हैं। तो पहला है आपका मिनिमम वेजेस, नाम ही है मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस मतलब क्या होना चाहिए, जो बेसिक होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास फूड खाने का काम चल जाए, आपके रहने का काम चल जाए, आप कपड़ा पहन पाओ, नंगे ना घूमो, इतना पैसा आपको दिया जाए। किसी भी काम के लिए आपको इतना पैसा तो एटलीस्ट मिले ही कि ये जो चीज़ें हैं फुलफिल हो पाएँ, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें फुलफिल ही ना हो पाएँ। अब इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो कहते हैं कि 50 रुपये में आप मस्त खाना खा सकते हो। कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे नेताओं का आपने देख लिया होगा कि 10 रुपये में खाना मिल जाता है भर पे। तो वो भी डिफाइन करना एक मुश्किल चीज़ होती है कि मिनिमम कितना होगा, और उसमें पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर और स्टेट में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे। बस अभी के लिए आप ये जान लो कि मिनिमम वेजेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब कितना को वो मानते हैं कि कितना फूड वेजेज होना चाहिए, फूड के लिए कितना, शेल्टर के लिए कितना, क्लॉथिंग के लिए होना चाहिए। कपड़ा 100 रुपये का भी आता है, 100,000 का भी आता है, ठीक है। घर एक छोटा भी हो सकता है, पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है, नहीं तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस क्या होता है? अब लिविंग वेजेस में ये जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड कर दिया जाता है, लाइक आपके बच्चों की एजुकेशन हुआ, या फिर आपसे रिलेटेड या आपके डिपेंडेंट जो लोग हैं उनकी एजुकेशन, हेल्थ हुआ, इंश्योरेंस हुआ। जैसे कई सारी कंपनीज आपको देती होंगी, जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा हुई, रिलायंस हुई, इन सब में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नहीं, हेल्थ मिलता है, एजुकेशन मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है, हाउस अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड हो जाए आपके मिनिमम वेजेज में तो उसे हम कहते हैं लिविंग वेजेस, मतलब ठीक ठाक है, आपकी सारी जो सर्कमस्टांसेज वो पूरी हो रही हैं। अगर आपको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, सपोज कर लीजिए आपको 250 रुपये मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, और आप बीमार पड़ गए, यहाँ पे नौकरी पे छुट्टी लग गई, यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस मिल रहा था वो भी कट रहा है, ऊपर से बीमार हो तो यहाँ पे मेडिकल का पैसा भी लग रहा है, तो आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा ना। वो नहीं कहते हैं कि जो मिडिल क्लास होता है अगर वो ब्लड टेस्ट करवाए ना, अगर ब्लड टेस्ट में कोई बीमारी ना आए ना, तो वो खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है कि भैया हमारा इतना पैसा नुकसान हो गया। तो इस टाइप की मेंटलिटी होती है, तो एक मेंटल प्रेशर भी बनने लगता है कि चारों तरफ से मेरा नुकसान हो रहा है। इसलिए बड़ी कंपनियां आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इंश्योरेंस देती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई बात नहीं, आपकी सैलरी भले कट रही है मगर जो पैसा यहाँ पे खर्च होगा वो आपका इंश्योरेंस कंपनी रिफंड कर दी। फिर आपके बच्चे हुए तो आप एजुकेशन का टेंशन ना लो, जो अच्छी कंपनी आपको एजुकेशन दे देती हैं। बाकी के भी दूसरे इंश्योरेंस होते हैं, वो अलग अलग कंपनी अपने अपने लेवल से देती हैं एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए। फिर होता है एक फेयर वेजेस। फेयर वेजेस होता है मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस के बीच का। देखो, लिविंग वेजेस मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं कि हर कंपनी ये चीज़ बियर कर पाए, कंपनी के सामने भी अपना कंस्ट्रेन होता है। तो ये दोनों के बीच का अगर मैटर है कि मिनिमम वेजेस जो है और लिविंग वेजेस के बीच का जो चीज़ें मिलती हैं उसे हम कहते हैं फेयर वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है आपका फ्लोर वेजेस। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या ये पहली बार आया? कई सारे जगह लिखा होगा कि ये पहली बार आया, बट पहली बार नहीं आया। आगे मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका तो आपको समझ में आएगा। बट हाँ, लीगल तरीके से इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में, ठीक है। क्या होता है फ्लोर वेजेस? फ्लोर वेजेस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर देगी, एक फ्लोर बना देगी कि भैया ये फ्लोर है, इसके ऊपर मकान बनेगा। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगी वो फ्लोर वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फ्लोर वेजेस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोर वेजेस कौन डिसाइड करता है, या कौन डिफाइन करता है, या कौन फिक्स करता है? तो जवाब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है?
वो करता है स्टेट, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। मैंने पहले ही कहा एक कंकरेंट लिस्ट में कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट करेगी, दोनों में लड़ाई भी हो सकती है, कोर्ट जाएंगे, बट कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूलिंग होता है वो आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर होता है। अब इसमें पॉलिटिक्स क्या है आप वो समझिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं पे वेजेस फिक्स करना है, अब किससे कांटेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जो यूनियन है उनसे कांटेक्ट करेगी और जो इंडस्ट्री वाले हैं उनसे कांटेक्ट करेगी। यूनियन वाले सरकार को वोट देते हैं और ये जो इंडस्ट्री वाले हैं सरकार को पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, दोनों की जरूरत है सरकार को। यूनियन वाला चाहेगा कि जो मिनिमम वेजेज है या जिसे हम फ्लोर वेजेज कहें, अच्छे भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फिक्स करते हैं उसे हम फ्लोर वेजेज कहते हैं, ठीक है। तो यूनियन चाहेगी कि ये फ्लोर वेजेज ज्यादा से ज्यादा हो, इंडस्ट्री क्या चाहेगी कि ये कम से कम हो। अब सरकार ना यूनियन का सुन सकती है, अगर यूनियन को नाराज करेगी तो फिर वोट गया, अगर इनको नाराज करेगी तो फिर डोनेशन गया। तो सरकार को यहाँ पे बैलेंस करना होता है। अब इतना ही बैलेंस नहीं करना होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को भी बैलेंस करना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी के लिए एग्जांपल ले लें, यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने फ्लोर वेजेज कुछ फिक्स कर दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 178 फ्लोर वेजेज है, अभी के हिसाब से 178 है। इसकी भी कहानी आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ से बढ़ के कहाँ तक पहुँचा है। और सरकार जो स्टेज से भाषण देती है एक्चुअली पेपर वर्क आपके लिए वो कितना सही करती है कितना गलत करती है। तो जो मैं कहानी आपको बता रहा था कि सपोज कर लीजिए अभी स्टेट में बीजेपी है, अब बीजेपी ने कोई मिनिमम वेजेस फिक्स किया और राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब कांग्रेस क्या करेगी, इसके ऊपर टोंट कर सकती है। कांग्रेस कहेगी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि 178 रुपीज ही दो, बट हम तुमको 178 नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा दे रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल आप कह सकते हो छीटाकसी भी होता रहता है ना, कि सरकार कम फिक्स करे ज्यादा फिक्स करे, ये सारा मैटर आपस में पॉलिटिकल क्राइसिस ये भी चलता रहता है। बट हमको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें समझनी है। अब सरकार ये जो फ्लोर वेजेज है किसके किसके बेसिस पे डिसाइड करती है, तो ये डिसाइड करती है डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उसके ऊपर, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया से बहुत सारी चीज़ें डिफर कर जाती हैं कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, कौन सी एरिया में कितना पैसा लगेगा। तो उसके हिसाब से सरकार जो फ्लोर वेजेज है सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग अलग फिक्स कर सकती है, ठीक है। पूरे इंडिया के लिए एक हो सकता है, पूरे इंडिया के लिए सरकार अलग अलग भी फिक्स कर सकती है, बट फिक्स कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इसके लिए वो एडवाइस किससे लगी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से। क्या होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जब हम एक्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इससे बचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी एडवाइस ले लेती है कि आप भी खुश रहो, बाद में हमारे ऊपर ब्लेम मत करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना फिक्स किया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुमको ज्यादा ही दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा मिनिमम वेजेज कौन फिक्स करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और मिनिमम वेजेज हमेशा फ्लोर वेजेज से क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ये मैंडेटरी है, ठीक है, एक्ट में है, जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट है आपका स्टारवेशन वेजेस। अब इसको लेके सरकार का क्रिटिसिज्म भी होता है कि सरकार बेसिकली चाहती है, बेसिकली ये वेजेस क्या होता है, ऐसा वेज दिया जाए आपको या आपको इतना पैसा दिया जाए कोई काम करने के लिए कि आपकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल ना हो पाए। जैसे अभी के लिए मान लीजिए सरकार का जो फ्लोर वेजेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो है 178 रुपीज। अब आप सोच के देखो कि किसी भी वर्कर को अगर 178 रुपीज दिया जाता है तो क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएंगी, तो सभी लोग कहेंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब भाई कोई लेबर होगा तो अकेले तो नहीं होगा, एटलीस्ट उसकी बीबी होगी, एक दो उसके बच्चे होंगे, तो इतना में तो वो खा ही नहीं पाएंगे, रहेंगे कहाँ से। और जरूरी तो नहीं है कि सबको जो हमने बात किया मिनिमम वेजेस का, मिनिमम वेजेस के अलावा लिविंग वेजेस, हर कंपनी लिविंग वेजेस देती नहीं है, मिनिमम वेजेस के आसपास ही वेजेस मिलते हैं, तो फिर कैसे रहेगा वो, ठीक है। हालांकि ये जो फ्लोर वेजेस है कोई भी गवर्नमेंट फ्लोर वेजेस के आसपास वेजेस नहीं देती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं गुजरात का, तो गुजरात में जो अभी मिनिमम वेजेस है जो स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो है 350 से लेके 370 रुपीज के आसपास की। इतना मिनिमम पैसा तो आपको किसी भी काम के लिए किसी आदमी को देना पड़ेगा, इससे कम तो आप किसी भी लेबर को दे ही नहीं सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे लेबर कौन है, क्या इंजीनियर भी लेबर में आते हैं, तो जवाब होगा नहीं। हालांकि इंजीनियर कई बार इंजीनियर को भी इससे कम सैलरी मिलती है, बट उनको ये बेसिकली जो लेजिस्लेटिव है या ये जो एक्ट है उनको कवर नहीं करता है। हम आगे देखेंगे उसकी डिफिनीशन, बट अभी के लिए बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं
कि अगर आप किसी मैनेजरियल पोस्ट पे है, किसी सुपरवाइजरी पोस्ट पे हो और आप या फिर आप 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो आप इसमें इंक्लूड नहीं होगे, ठीक है। उससे कम कमाने वाले लोग ही बेसिकली इसमें इंक्लूड होते हैं। आगे जब हम वर्कर की डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड हैं और किसको किसको इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बेसिक जो वेजेस होते हैं। अब हम समझते हैं कि कब कब इस पे कमीशंस बनाए गए या कमेटी बनाई गई, और जो वेजेस है, मिनिमम वेजेस है या फिर जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है, इसको कब कब रेगुलेट किया गया। तो सबसे पहली जो कमेटी बनी थी इस पे बेसिकली फर्स्ट नेशनल लॉ कमीशन ऑन लेबर, ये 1969 में हुआ था। और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि जो नेशनल मिनिमम वेजेस है दैट इज नाइदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल। उस टाइम पे इन्होंने कहा भाई आप इस टाइप का कोई मिनिमम वेजेस नेशन वाइज नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे लेबर से रिलेटेड, तो स्टेट अपने अपने तरीके से उन लॉज को अमेंड करते गए, उसमें नोटिफिकेशन ऐड करते रहे, तो एक कॉम्प्लिकेसी बढ़ती गई। तो उस लिए भी ज़रूरत था कि फिर से उन सभी चीज़ों को एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब दूसरा जो बनाया गया था बेसिकली कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी 1978 में बनाई गई थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें एडॉप्ट करना चाहिए फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस टू इंश्योर द यूनिफॉर्म वेजेस फॉर ऑल वर्कर। इन्होंने कहा था कि हमको कुछ ऐसा एडॉप्ट करना चाहिए, मतलब एक तरह से मैकेनिज्म कहा इन्होंने कि डेवलप करना चाहिए, ताकि जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं कंपनी से, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ जिनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ फिक्स करे कि इतने से कम कोई कंपनी वाला नहीं दे पाए, ताकि एक लॉ बाइंडिंग हो। तो फिर उनको एक डर रहेगा कि यूनियन वाले प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई लीगल फर्म अप्रोच कर सकता है, बट ऐसा कुछ रहेगा नहीं, तो कंपनी वाले 50 रुपये में भी काम करवाएंगे, 100 रुपये में भी करवाएंगे। फर्स्ट टाइम 1991 में इसको रिकमेंड किया गया है, इसको रिकमेंड किया गया कि भाई होना ही चाहिए, आप एडॉप्ट करो। सरकार से कहा गया कि आप एडॉप्ट करो, और सरकार ने एडॉप्ट कब किया, 1996 में एडॉप्ट किया और फिक्स किया 35 रुपीज पर डे का, और इसको रखा गया नॉन स्टैट्यूटरी। अब ये नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है थोड़ा सा समझ लो आप। जैसे कि अभी जो वेजेस की हम बात कर रहे थे इससे पहले 178 रुपीज, ये क्या है, ये बाय लेजिस्लेटिव कंफर्म है। कोई कंपनी इससे कम या कोई स्टेट में किसी भी लेबर को इससे कम पैसा दिया ही नहीं जा सकता है। अगर इससे कम पैसा दिया जाएगा तो वो इलीगल है, उस कंपनी के ऊपर फाइन लगाई जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कितनी फाइन लगेगी वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक तरह से लॉ गारंटी करता है कि आपको इतना मिलेगा। नॉन स्टैट्यूटरी रखने का मतलब ये होता है कि एक तरह से सरकार ने उसको नोटिफाई किया कि इतना पैसा देना है। जैसे एमएसपी है, एमएसपी सरकार कहती है कि हर किसान को एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो आपने सुना होगा कि किसान कह रहे थे कि इसी बात को हमको लॉ से गारंटी दे दो कि एमएसपी देना ही पड़ेगा, तो सरकार वो करने से मना कर दी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा कि नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि उसका कोई लॉ नहीं है, लेजिस्लेटिव गारंटी नहीं है, सरकार की गारंटी। सरकार कहती है हम देंगे, मगर जब तक लेजिस्लेटिव गारंटी नहीं होगी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेजिस्लेटिव गारंटी होने का फायदा यह है कि आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है अगर आप उसको वॉयलेट करते हो तो, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो ये हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ कि सबसे पहले जो 35 रुपीज फिक्स किया गया था, ये किया गया था, आपने पढ़ा कब किया गया था, 1996 में। इसके बाद इसको रिवाइज किया गया, कब किया गया, 2009 में। इससे पहले भी रिवाइज किया गया बट मैं थोड़ा शॉर्ट लेता हूं। 2009 में इसको रिवाइज करके 100 रुपये कर दिया गया। फिर 2017 में इसको रिवाइज करके कर दिया गया 176 रुपीज। कितना किया गया, 176 रुपीज। इसके बाद जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाया। कमेटी का नाम था अनूप सतपेथी कमेटी। अब मैं स्पेलिंग यहां पे लिख देता हूं, आपसे पूछ ले में भी, अनूप SATPATHY, अनूप सतपेथी कमेटी। ये कमेटी बनाई गई और इनसे पूछा गया कि आप बताओ जो फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस है वो कितना होना चाहिए। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि आपको 375 रुपीज पर डे का देना चाहिए। ये क्या उन्होंने रिकमेंड किया कि ये मिनिमम जो होना चाहिए, फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस होना चाहिए।
इसके अलावा कमेटी ने कहा कि कुछ 1430 रुपया एडिशनल, इसके एडिशनल हाउस अलाउंसेस भी होना चाहिए। तब सरकार ने कहा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम इतना नहीं दे सकते। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं वो सरकार से नाराज हो जाएंगे कि आपने तो इतना हाई सेट कर दिया, क्योंकि इससे पहले 176 चल रहा था। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम इतना नहीं दे सकते। तो सरकार ने दिया कितना? सरकार कहती है कि हम 2 रुपया बढ़ा देते हैं इसमें और इसको 178 कर देते हैं। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि मतलब क्या ही मजाक चल रहा है। भाई मजाक नहीं चल रहा है, सरकार ने यही किया, 2 रुपया इसमें चेंज करके 176 को 178 रुपीज फ्लोर वेजेस में कर दिया। अब मैंने जैसे कहा ना आपको पहले कि इसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है। यूनियन वाले सोचते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा रहे, इंडस्ट्री वाले सोचते हैं ये कम से कम रहे। कई बार क्या होता है कि सरकार का आर्गुमेंट ऐसा होता है कि जो यूनियन वाले होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, पैसे लेते हैं बट यूनियनबाजी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिससे कंपनियां बंद हो जाती हैं, नुकसान होती है। ये पक्ष हो गया इंडस्ट्री वालों का। और यूनियन का पक्ष होता है कि इससे हमारा एक्सटॉर्शन होता है, लोग कम पैसे देते हैं, चूंकि मिनिमम जो है गारंटी 178 रुपीज का है, तो फिर तो इससे ज़्यादा लोग देना ही नहीं चाहेंगे। तो इसी पे सरकार का क्रिटिसिज्म होता है कि 178 रुपीज में तो बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं होती है और आप फोर्स कर रहे हो, मतलब इंडस्ट्री वालों को एक तरह से आप फोर्स ही कर रहे हो कि इससे ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, तुम इतना दोगे काम चल जाएगा। वो कोर्ट तो जा ही नहीं सकते क्योंकि मिनिमम वेजेस तो इतना ही डिफाइंड है। तो ये सारा पॉलिटिक्स वाला प्रॉब्लम है। अब देखो कि नेताजी लोग भाषण कैसे देते हैं और जब पेपर पे, जब लेजिस्लेटिव के सामने आपके लिए कुछ करना होता है तो क्या करते हैं। और ये सारी गवर्नमेंट का हाल है। और इसका रीजन भी ये है कि हमारे यहाँ पे जो वर्क पावर है ना, जो मतलब वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इंडस्ट्री बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। इसलिए ये भी एक दिक्कत है कि भाई सबको एम्प्लॉयमेंट दो, थोड़ा थोड़ा सबको दो, अदरवाइज लोग खाएंगे क्या, मतलब कंपनी वाले तो है ही नहीं तो फिर कौन जॉब देगा। तो इसलिए मनरेगा स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो चलानी पड़ती हैं सरकार को। खैर केवल सरकार की ही गलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी होती हैं, बट सरकार का इंटेंशन भी पता चलता है कि सरकार आपके लिए क्या करना चाह रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई न्यू कोडेड ऑन वेजेस, क्यों नया कोड क्यों चाहिए जब पहले थे सारे। तो जैसे कि हमने पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया कि पहले बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, हर स्टेट में अलग अलग था, स्टेट उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहा था, तो उसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हमको एक नया कोड बिल चाहिए था जो कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी ला पाए। अब ऐसा नहीं कि मिनिमम वेजेस हर स्टेट में सेम ही हो जाएगा, मिनिमम वेजेस नहीं सेम रहेगा, वो स्टेट रेगुलेट करती है, बट जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है वो तो सेम रहेगा। तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाएगी। फिर क्या है कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो लेबर इतना ज़्यादा हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके पास बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं है। अब कोई खाए बिना मर रहा है तो उसको 100 रुपये की जॉब दोगे तो भी कर लेगा, 50 रुपये में दिन भर काम कर लेगा, अब कुछ तो मिल रहा है उसको। तो इस तरीके से ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो या फोर्स लेबर ना हो, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि इतना से कम तो आप नहीं दोगे, अदरवाइज आप लाइबल होगे टू पे फाइन। नेक्स्ट है आपका, अब इंडिया में जो लेबर लॉ है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम होती है कि स्टेट अपना लॉ बना रहा है, सेंटर अपना लॉ बना रहा है, तो उसके वजह से डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो डिस्पैरिटी को फुलफिल करने के लिए ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसको कई बार हमने कह दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन देता है हर आदमी को या हर लेबर को या वर्कर को, कि आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है। अगर कोई ये चीज़, ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट जो है, मिनिमम वेजेस कैन प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आप समझ ही रहे हो वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि मेरे पहचान का तो उसको ज़्यादा दे दो या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो या फिर जेंडर हो, किसी बेसिस पे आप इनक्वालिटी फैला रहे हो कि ठीक है आप हमारे कास्ट को आप ज़्यादा पैसे ले लो, वो उसके कास्ट का उसको कम दो। मतलब इस तरीके की डिस्पैरिटी नहीं होंगे, एक तरह से सोशल जस्टिस रहेगा कि एक काम के लिए सबको सेम पैसा मिलेगा, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस विल सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही कहा है, और उसको 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। अब इसको लेके भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि 5 साल में अगर इसको रिवाइज किया जाएगा तो आप सोचो इन्फ्लेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है,
अभी की हम बात करें, हालांकि इसको सीपीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है कि उसके हिसाब से किया जाएगा कस्टमर प्राइस इंडेक्स। कस्टमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक मेथड होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। और अभी का हम डाटा देखें, अभी जो डाटा आया था बेसिकली नेशनल स्टैटिक ऑफिस का, उनके हिसाब से 6.07 इन्फ्लेशन है हमारे देश में, इतने परसेंट का। तो भाई 5 साल बाद अगर रिवाइज होगा और हर साल मान लीजिए 6% का इन्फ्लेशन है, अब अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको 6% का इन्फ्लेशन क्या है, तो सपोज कर लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ अपने बैंक में पैसा रखे हो और आपको लग रहा है कि वहां पे आपका बैंक में पैसा बढ़ रहा है, तो वो एक तरीके से बढ़ नहीं रहा है। आज जो उसकी वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, 1 साल बाद जितना बढ़ के वो मिलेगा उसकी मार्केट वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि अराउंड इसी के आसपास सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि इससे कम ही मिलता है। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि अगर बैंक में आप पैसा रखे हो ना, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो इतना इन्फ्लेशन है और इतने टाइम बाद आप रिवीजन कर रहे हो। हालांकि जो कमेटी थी, जो रिकमेंडेशन आया था कमेटी का, उन्होंने कहा था कि 6 मंथ में इसका रिवीजन होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा फिजिबल लगता है, पर सरकार इसको नहीं मानती है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है सरकार का कि सरकार ने अगर मॉडिफिकेशन किया, पहले सबसे बड़ी बात तो यही कि सरकार ने स्टैंड लिया, उतने सारे जो रूल्स थे, पहले के लॉज थे, उनको एक तरह से मॉडिफाई किया, चेंज किए, उसमें कोई वो भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये स्टेट और सेंटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि, तो ब्लेम भी करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करके बेसिकली जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर रही है। आपने ऐसी चीज़ें कई बार सुना होगा। ये जब आ रही थी तो इस पर भी कहा गया था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, बट कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी हैं जो सरकार को एज एक्सपेक्टेड था कि सरकार चेंज करेगी, बट वहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लिकेशन है। इंडस्ट्री वालों को और अलग लगता है कि नहीं भाई तुमने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, और मिनिमम वेजेस जो फ्लोर वेजेस है उससे कम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, कंसर्न क्या है? पहले ही हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा तो आपको बता दिया है कि कंसर्न क्या है। सबसे पहला कंसर्न यही है कि जो 178 रुपीज़ फिक्स किया गया है, एक तरह से स्टारवेशन वेजेस ही है ना, उसके बेसिक नीड ये कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो अगर आपने इतना फिक्स किया है तो फिर जो इंडस्ट्रीज होंगी वो तो इतना ही पैसा देंगी। ठीक है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा के करती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गुजरात का। बट इन शॉर्ट ये जो मिनिमम वेजेस है या फ्लोर वेजेस जिसको कह लो आप, ये कम है। दूसरा पॉइंट भी इसी को कोरिलेट करता है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर डिडक्शन ऑफ वेजेज, ये बड़ा ही मतलब आप कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेट जिसको कहते हैं, कि अगर हम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अनफॉर्चुनेट है, जिसको कंपनी मिसयूज करती है कि आप परफॉर्मेंस के नाम पे, डैमेज और लॉस के नाम पे 50% तक डिडक्शन कर सकते हो। तो आप सोच के देखो कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इंडस्ट्री में लोग क्या करेंगे, सैलरी कट कर देंगे आपकी, अप टू 50% कर सकते हो। तो वो तो कहेंगे कि चलो कुछ भी आपने गलती किया या आपसे नाराजगी हुई, मैनेजर आपसे नाराज हुआ, तो आपका रिकमेंडेशन कर दे कि भाई इनकी सैलरी काटो। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज माना गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकार इस पे क्या करती है, या फिर जो सरकार के फेवर लेने वाले लोग हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या कहते हैं? उनका कहना ये होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि यूनियनबाजी होती है, लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, पैसा लेते हैं। तो उस वजह से अगर हमारे पास ये भी राइट्स ना रहे तो फिर तो इंडस्ट्री बैठ जाए, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो सब किसी का अलग अलग चीज़ें हैं। आपने पुरानी मूवीज़ में बहुत देखे होंगे कि यूनियनबाजी होती थी, हालांकि अब तो यूनियनबाजी होती नहीं है जनरली, बट फिर भी सरकार ने ये राइट्स दिए हैं इंडस्ट्री वाले के पास। हालांकि इसको देख के ही आपको लगेगा कि इसका मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यूज से मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म होता है कि इंस्पेक्शन का जो फ्रेमवर्क है वो ठीक नहीं है। एक आदमी बिठा दिया जाएगा, जैसे आपकी ये जो पोस्ट होती है, आपको भी ये काम करना है, तो आप ही इंस्पेक्ट करोगे कि ये जो लॉज है बेसिकली इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप तो इंडस्ट्री वालों से पैसा खा के कहोगे कि नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आप तो लेबर का सुनोगे ही नहीं, क्योंकि लेबर तो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो आपको पैसा नहीं दे पा रहा है। तो एक तरह से ये ब्लेम लगता है कि किसी एक आदमी के ऊपर छोड़ देना, मतलब एक तरह से इंस्पेक्टर सिस्टम बना देना, तो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसलिए कहा गया, रिकमेंड किया गया कि नेशनल कमीशन फॉर लेबर बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल है हालांकि जिसमें जा सकते हैं, बट जब एक फ्रेमवर्क होता है ना, जहां पे कई सारी हायरार्की होती है कि एक जगह से कोई प्रॉब्लम हो तो आदमी उससे ऊपर जा सकता है, फिर उससे ऊपर जा सकता है, तो एक सिस्टम में फियर सा बना रहता है कि आप किसी के साथ गलत करोगे तो कौन कौन आपके साथ खड़ा होगा। बट यहाँ पे तो क्या है, एक आदमी इंस्पेक्ट करने वाला है,
तो वो तो आएगा कंपनी वालों से मिल के कह देगा कि हाँ सब ठीक है, मैं रिपोर्ट लगा के भेज देता हूँ। तो इस वजह से भी क्रिटिसिज्म होता है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ये सारे जो बेसिकली रूल्स हैं, लॉज हैं, ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 5 ईयर वाला है, तो ये तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म के लायक है। आप देख ही रहे हो कि महंगाई कितना बढ़ रही है। अगर 5 साल में अगर सरकारी कंपनियों वालों के डीए हर 3 महीने 6 महीने में बढ़ रहे हैं, तो फिर लेबर बेचारे के साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों कि आपका 5 साल में रिवीजन होगा, मतलब जो मिनिमम फ्लोर वेजेस है वो 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। तो इसको भी देखना चाहिए। अब सरकार के अपने कंस्ट्रेन हैं या फिर अपने आर्गुमेंट हैं। अब ये सारा चीज़ जो था ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं जो हमारी कोड है। इसमें बेसिकली टोटल 9 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में आपको कुछ अलग अलग पढ़ना है। आगे हम लोग चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर चैप्टर को, ताकि किसी भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आराम से रीड करके आंसर करना है। द कोड ऑन वेजेस 2019 रिप्लेस द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, इनमें से किस किस लॉ को वो रिप्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस को लेके कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया है। मुझे लगता है आप सभी लोग पूरा का पूरा आंसर सही करोगे। आप कहोगे आंसर कहाँ मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू कोड ऑन वेजेस, इसकी ज़रूरत क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन द कोड वेजेस 2019। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको रिवर्स करके देखना नहीं है वीडियो में हमने सब डिस्कस किया हुआ है। आपको यहाँ पे आंसर करना है, तभी पता चलेगा, तभी आप खुद को टेस्ट कर पाओगे कि पहली बार पढ़ने के बाद आप कितनी चीज़ें मेमोराइज कर पा रहे हो या फिर आपने कितने ध्यान से पढ़ाई किया है। तभी आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस इन द ईयर, किस ईयर में जो बेसिकली फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज है उसको रिकमेंड किया गया था बाय द नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो ये आपको आंसर करना है। ये टोटल क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आपको वो स्केल नज़र आ रही है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आपने एक गलत किया है तो वेरी गुड। अगर आपने 2 गलत किए हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस गुड के कैटेगरी में है। अगर आप 3 गलत किए हैं तो एवरेज हैं। अगर आपने 4 गलत कर दिया तो आपकी पढ़ाई बिलो एवरेज है। तो होप सो कोई बिलो एवरेज वाला नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है तो आपको सारे सही करने चाहिए। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। कम से कम एक काम तो सही करके जाओ, नहीं तो ऊपर जाओगे भगवान पूछेंगे कि कोई अच्छा काम किए हो तो क्या जवाब दोगे। कम से कम एक चीज़ तो कहोगे ना कि मैंने मनु सर की वीडियो शेयर किए थे, तो उससे कुछ पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।